वेलकम बैक टू माय चैनल आदर्श क्लासेस। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का टॉपिक नंबर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़ेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन? देयर वर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फर्स्ट बायोटिक and second abiotic. What do you mean by biotic resource? Biotic resource are those resources which are living things. These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. Biotic resource क्या होता है? These are obtained from biosphere. वैसे रिसोर्स जो हमारे बायोस्फीयर से ऑब्टेंड हो। बायोस्फीयर का मतलब होता है जीवमंडल। बायोस्फीयर्स के कैटेगरी में आ जाता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हैव लाइफ एज ह्यूमन बींग्स। सिंपली समझना है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर बायोटिक रिसोर्स। अब बायोटिक रिसोर्स all those things which are non-living things are called abiotic resource. For example, rocks and minerals. all non-living things, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं सभी क्या एबायोटिक रिसोर्स है। हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी एबायोटिक रिसोर्स हैं। फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मिनरल्स बोथ आर एबायोटिक रिसोर्स। On the basis of exhaustibility, there were two types of resources on the basis of exhaustibility: renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources क्या होता है? Renewable resources are those resources which can be renewed. Renewable resources वैसे रिसोर्स को बोलते हैं जो फिर से नया हो जाए। The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources. वैसे रिसोर्स जो फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और मैकेनिकल प्रोसेस से फिर से रीन्यूड हो जाए उसे हम बोलेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल द सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है, ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये आफ्टर सम पीरियड ये रीन्यू होता है। वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा, दिस ऑल आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर इज ऑल्सो रीन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज वाटर इज रिन्यू थ्रू वाटर साइकिल। Forest, it is also a renewable resources. Wildlife, the renewable resources may further be divided into continuous और flow. हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो भी उसका भी दो पार्ट्स हैं, कॉन्टिन्यूस और फ्लो। यहाँ पे देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का दो टाइप्स, कॉन्टिन्यूस और फ्लो, और दूसरा बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल भी फर्दर दो डिवाइड है, नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ। अब आगे का रिन्यूएबल रिसोर्सेज समझ में आ गया कि जो रीन्यू होता है कुछ पीरियड के बाद। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड, जो रीन्यू नहीं होता है। दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होता है वो एक वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिन्यू होता है। सपोज डैट मिलियंस ऑफ ईयर लेता है ये रिन्यू होने में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। जितने भी मिनरल्स हैं जिसको बोलते हैं खनिज पदार्थ जो हमारे अर्थ के नीचे पाए जाते हैं, मिनरल्स, और फॉसिल फ्यूल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। ये इनका जो स्टॉक ये लिमिटेड है, लिमिटेड अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। ये जितने भी रिसोर्स हैं ये मिलियंस ऑफ ईयर लेते हैं अपने फॉर्मेशन में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स
are recyclable and some like fossil fuel cannot be recycled and get exhaust with their use। यहाँ पे बोला गया है कि कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जैसे कि मेटल जो कि रिसाइकेबल है, मतलब सपोज डेट ये एक आयरन बार है, आयरन का एक टुकड़ा है और इसको ये रिसाइकेबल हो सकता है। एक आयरन का बार है तो इसको रिसाइकल करके इससे आयरन का दूसरा प्रोडक्ट भी बनाया जा सकता है। तो ये मेटल है, तो मेटल जो है वो रिसाइकेबल है, इसको बोलेंगे रिसाइकेबल। और जितने भी फॉसिल फ्यूल है ये रिसाइकेबल नहीं है, इनका जो अमाउंट है वो लिमिटेड है। आफ्टर सम ईयर ये क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब लुप्त हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अब देखते हैं कि रिसोर्स के कितने टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है मालाकाना हक, मतलब किस रिसोर्स पे किसका हक है। एक होता है इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच आर आउंड बाई एनी प्राइवेट इंडिविजुअल, जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो है उसे ऑन किए हुए हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स दीज आर ऑन्ड बाई प्राइवेटली इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रिसोर्स जो है वह किसी इंडिविजुअल के द्वारा ऑन किया जाता है, मतलब अपने आप को बताता है कि ये मेरा रिसोर्स है। पढ़ते हैं मैनी फार्मर्स own land which is allowed to them by government against the payment of revenue। बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं तो अपने एक लैंड को ऑन किए हुए हैं, मतलब उसको अपना बताते हैं, और वो जो लैंड है वो गवर्नमेंट के थ्रू उनको दिया गया है अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू पे करते हैं और उसके बदले में गवर्नमेंट जो है उनको लैंड देती है कि इसमें तुम कल्टिवेशन करो, फार्मिंग करो। तो वो फार्मर के लिए उसका रिसोर्स हो गया, खुद का रिसोर्स वो लैंड हो गया जो गवर्नमेंट ने उसको दिया, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स की कैटेगरी में आएगा। इन विलेज देयर आर पीपल विथ लैंड ऑनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलिश। हमारे और तुम्हारे बहुत सभी के विलेज में क्या होगा कि वैसे भी लोग होंगे जिनके पास बहुत सारा लैंड होगा, तो हम उसको बोलेंगे लैंड ऑनरशिप। तो उनके लिए उनका जो लैंड है वो उनके लिए रिसोर्स हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्स, वो खुद का रिसोर्स है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो लैंडलेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास अपना लैंड नहीं होता है। तो फिर तुम पूछोगे कि जो लैंडलेस है उनका रिसोर्स क्या है। जो लैंड ऑनर है उनका रिसोर्स उनके लिए लैंड है, लेकिन जो लैंडलेस है उनका रिसोर्स क्या है। तो लैंडलेस लोगों का रिसोर्स वही है कि वो किसी के अंडर में काम करते हैं, लैंडलेस लोग। अरे यार हैं लेबर लोग, वो किसी के अंडर में काम करते हैं। वो किसी के अंडर में काम करते हैं तो उनके बदले में उनको वेजेस मिलता है, तो वो वेजेस है वही इनके लिए रिसोर्स है। अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। अर्बन लोग, जो शहरी लोग होते हैं, वो बहुत सारे प्लॉट्स को ऑन किए हुए हैं, मतलब बताते हैं कि ये अपना मेरा है, तो उनके लिए वो प्लॉट जो है वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। हाउसेस, उनका खुद का घर होता है, और अदर प्रॉपर्टी, बहुत सारे अदर प्रॉपर्टी, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स के कैटेगरी में आएगा। विलेज एरिया में हम लोग देखें कि बहुत सारे लैंड ऑनर होते हैं जो लैंड को ऑन किए हुए होते हैं, और लैंडलेस लोग जो होते हैं वो किसी लैंड ऑनर के ज़मीन पे जाके काम करते हैं, उनके बदले में उनको वेजेस मिलता है, तो वो वेजेस ही उनके लिए रिसोर्स है। प्लांटेशन पास्चर लैंड्स पॉन्ड्स वाटर इन वेल एटसेट्रा, दीज ऑल आर इंडिविजुअल रिसोर्स। प्लांटेशन जो होता है, ऐसे मेनली तो हम लोग जानते हैं कि प्लांटेशन टी, रबर और कॉफ़ी का होता है, लेकिन जी नहीं, अगर एक मैंगो ट्री का भी प्लांटेशन है तो वो भी प्लांटेशन की कैटेगरी में आएगा। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो खुद का प्लांटेशन करते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं। पास्चर लैंड वैसे लैंड्स को बोलते हैं जहाँ पे सभी जानवर जाके चरते हैं, मतलब अपना भोजन करते हैं। तो पास्चर लैंड घास का मैदान, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल, ये सभी क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स है, मतलब एक किसी इंडिविजुअल का पास्चर लैंड होता है, पॉन्ड्स भी होता है, वाटर भी होता है, किसी एक इंडिविजुअल का। ये सारे आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज ऑन्ड बाई इंडिविजुअल। ये कुछ ऐसे रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं जो किसी इंडिविजुअल इसको ऑन किए हुए हैं।
बोल रहा है एक क्वेश्चन है कि मैक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेस ऑन्ड बाई योर हाउस होल्ड। बोला गया है कि तुम्हारे हाउस होल्ड जो भी रिसोर्स को ऑन किए हुए हैं उसका एक लिस्ट बनाओ। तो सभी के पास लैंड होगा, तो वो लैंड उसके लिए क्या हो गया, वो खुद का रिसोर्स हो गया। तो तुम अपने हाउस होल्ड में लैंड लिख सकते हो, बिल्डिंग, हाउस, एंड मैनी मोर्स, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। तो इंडिविजुअल रिसोर्स समझ गए। इंडिविजुअल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो किसी एक इंडिविजुअल एक रिसोर्स को ऑन किए हुए, आइदर वो उसका लैंड हो, उसका हाउस हो, या उसका एक पार्क हो। पार्क तो ऐसे इंडिविजुअल में नहीं आता है। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। कुछ ऐसे भी रिसोर्स हैं जो एक कम्युनिटी के थ्रू वो चलते हैं, मतलब एक पूरे कम्युनिटी का होता है। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एसेसेबल टू ऑल द मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी। मतलब कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो कि एसेसेबल हैं, एसेसेबल मतलब एलिजिबल हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं उस रिसोर्स का यूज़ करेंगे। सपोज डैट विलेज का ये कॉमन ग्राजिंग ग्राउंड, ब्यूरियल ग्राउंड्स एंड विलेज का पॉन्ड्स। तो विलेज में जो पॉन्ड्स होता है, ग्राजिंग होता है, ग्राजिंग फील्ड, तो ये क्या है, कम्युनिटी का रिसोर्स है। ये सारे कम्युनिटी के लिए होता है, सारे कम्युनिटी के लिए होता है। तो ये कम्युनिटी रिसोर्स के कैटेगरी में आ जाएगा कि हमारे विलेज में जितने भी कम्युनिटी रिसोर्स हैं, जैसे एक पब्लिक पार्क हो गया, ग्राजिंग ग्राउंड्स हो गया, ब्यूरियल ग्राउंड्स, विलेज, तो ये विलेज का एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो कि सारे विलेज के जितने भी लोग हैं सभी इसका यूज़ करेंगे। तो ये कम्युनिटी ऑन रिसोर्स के कैटेगरी में आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। विलेज में तो हम लोग देखें कि कुछ कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस है। पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर डे फैक्टो एसेसेबल टू ऑल पीपल ऑफ इन लिविंग देयर। मतलब विलेज में पब्लिक कुछ रिसोर्स हैं, तो अर्बन एरिया में भी कुछ है। अर्बन एरिया में जैसे पब्लिक पार्क होता है, तो एक पार्क है जिसमें सभी लोग जाएंगे, कुछ बच्चे जाके खेलेंगे, बड़े जाके टहलेंगे, तो वो पब्लिकली है, वो एक कम्युनिटी का रिसोर्स है। पिकनिक स्पॉट्स, बहुत सारे पिकनिक स्पॉट तुम गए भी होगे, तो वहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे पब्लिक आके वहाँ पे एंजॉय करते हैं, तो वो पब्लिकली है, किसी एक कम्युनिटी का है। प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स। आर डे फैक्टो, यहाँ पे लिखा गया डे फैक्टो। डे फैक्टो का मतलब होता है इम्फैक्ट, मतलब वास्तव में ये एसेसेबल ऑल पीपल लिविंग देयर। वास्तव में जितने भी अर्बन एरिया में लोग रहते हैं वो सभी इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज समझ गए। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज वो रिसोर्स को बोलते हैं जो एक पूरा कम्युनिटी उस रिसोर्स को एंजॉय करे। अब पढ़ते हैं नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स टेक्निकली बोला जाए तो जितने भी रिसोर्स हैं वो एक नेशन को ही बिलोंग करते हैं। सपोज डैट इंडिया में तुम रह रहे हो, तो इंडिया का अगर वाटर तुम यूज़ कर रहे हो तो वाटर जो यूज़ कर रहे हो वो नेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में आएगा। तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशन आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्स। एक नेशन को जो भी रिसोर्स बिलोंग करता है वो एक नेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में आएगा। और आगे पढ़ते हैं हम। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। एक कंट्री जो होता है उसके पास लीगल पावर है, कानूनी पावर है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वो लैंड को एक्वायर कर सकता है। किसके लिए? पब्लिक गुड्स के लिए। मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि तुम्हारे प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वो एक्वायर कर सकता है पब्लिक गुड्स के लिए, मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए। सपोज डेट तुम एग्जांपल देखो, तुम्हारे एरिया में बहुत सारे 4 लेन बन रहे होंगे, कैनाल बन रहे होंगे, ब्रिज बन रहे होंगे, तो उसमें बहुत सारे प्राइवेट लैंड भी उस ब्रिज पे बनाने में चले जाते हैं। तो वो प्राइवेट लैंड तुम्हें सरकार को देना पड़ेगा, सरकार उसके बदले में तुम्हें दूसरा लैंड देगी या उसके बदले में कुछ पैसा देगी। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट जो है लीगल है, उसके पास कानूनी पावर है कि तुम्हारे लैंड को ले सकती है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ऑन बाय सम इंडिविजुअल। बोला गया कि तुम कहीं देखे होगे कि बहुत सारी जगह रोड बनता है, 4 लेन रोड, कैनाल, नहर, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड। बहुत सारे फील्ड में रेलवे का ट्रैक बिछाया जाता है, तो कुछ इंडिविजुअल के लैंड पे वो बिछाया जाता है, उसके बदले में उस इंडिविजुअल को मनी दिया जाता है और पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। बोला अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, ये है UDA,
ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूडीए। तो फुल फॉर्म ऑफ यूडीए इज अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। अर्बन अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। मतलब अर्बन अथॉरिटीज ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास पावर है कि ये किसी के लैंड को क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है और उस पर कुछ पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए डेवलपमेंट करवा सकता है, रोड बनवा सकता है। तो ये गवर्नमेंट पावर दी है इस ऑर्गेनाइजेशन को, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। मतलब तुम्हारे अर्बन एरिया में अगर रोड बन रहा है तो यही बनवा रहा है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। इसके पास पावर है, ये तुम्हारे लैंड को वो लेगा और गवर्नमेंट के थ्रू इसको पावर मिला है और उस पर कंस्ट्रक्शन करवाएगा, रोड, ब्रिज, कैनाल। all the minerals, water resource, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles 22.2 km from the coast term as territorial water and resources therein belong to the nation। ये इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि ऑल द मिनरल्स क्या होता है कि हमारे अर्थ पे हमारे अर्थ के अंडरग्राउंड में जितने भी मिनरल्स हैं, मतलब खनिज पदार्थ बोल सकते हो, आयरन ओर है, कॉपर ओर है, तो जितने भी मिनरल्स हैं और वाटर रिसोर्स हैं, जिससे हाइड्रोइलेक्ट्रिक, जितने भी फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, लैंड है, जिनकी भी पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब जैसे इंडिया का ये पॉलिटिकल बाउंड्री है। सपोज डैट मान लो कि इंडिया का मैप है, सपोज डैट, तो इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में सपोज डैट ये कोई कंट्री है और ये कंट्री का एक पॉलिटिकल बाउंड्री है। इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में जितने भी रिसोर्स आएंगे, आइदर वो वाटर रिसोर्स हो, फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ हो, वो सभी नेशनल रिसोर्स के कैटेगरी में आएंगे। और बोला गया है कि ओशियनिक एरिया मतलब ये कोई, सपोज डैट ये कोई कंट्री है, इस कंट्री के इधर ये क्या है, ओशियन है, तो इस ओशियन में इस ओशियन में भी रिसोर्स है, लेकिन इस ओशियन का रिसोर्स का यूज़ कौन करेगा, ये गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 22.2 किलोमीटर तक इस रिसोर्स को एक जो कंट्री है वो रीयूज़ कर सकता है। तो 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर, तो 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 नॉटिकल माइल्स is equal to 1 nautical miles is equal to 1.852 किलोमीटर। इसको नोट कर लेना और आगे पढ़ते हैं। तो यही बोला गया है कि पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसके अंदर जितने भी रिसोर्स आएंगे वो तो एक नेशनल रिसोर्स के कैटेगरी में आएगा ही। उसके अलावा जो ओशियनिक एरिया है, ओशियन का एरिया जो है, ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब ये इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, हमारा कोस्टल एरिया है। इंडिया का मैप में तुम कोस्टल एरिया देखोगे कि अगर ये कोस्टल एरिया है, सपोज डेट इंडिया का ये कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया के इधर अरबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशियन है। तो इस ओशियन में मतलब 12 नॉटिकल माइल्स के अंडर में, मतलब इस पॉलिटिकल बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 22.2 किलोमीटर, ये जो रेंज है ये नेशनल रिसोर्स के कैटेगरी में आएगा। इस रेंज में जितने भी रिसोर्स मिलेंगे वो एक नेशनल रिसोर्स के कैटेगरी में आएगा। और हम लोग जान लिए कि 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर, वही बोला गया। तो ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट टर्म एज टेरेस्ट्रियल वाटर। तो इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल वाटर। टेरेस्ट्रियल वाटर क्या होता है, द पार्ट्स ऑफ सी और एन ओशियन विच आर नियर अ कंट्री कोस्ट आर लीगली अंडर अ कंट्रोल, इट इज़ कॉल्ड, मतलब ये कंट्री का कोस्ट है, इंडिया का कंट्री का कोस्ट है। इससे जितने भी 12 नॉटिकल माइल्स के रेंज में जो भी एरिया आएगा ओशियन का, वो आएगा टेरिटोरियल वाटर के कैटेगरी में आएगा। एंड रिसोर्सेज देयर बीन बिलोंग टू द नेशन, इसके अंदर में जो भी रिसोर्स आएगा वो एक नेशन को बिलोंग करेगा। तो नेशनल रिसोर्स समझ गए। नेशनल रिसोर्स टेक्निकली बोला जाए तो जितने भी रिसोर्स हैं एक नेशन में वो एक नेशनल रिसोर्स के कैटेगरी में आएंगे। इसके पास नेशनल रिसोर्स एक लीगल पावर दिया है कि उसके पास एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वो हड़प सकता है, मतलब ले सकता है तुमसे पब्लिक गुड्स के लिए। तो नेशनल रिसोर्स हम समझ गए।
अब आगे आते हैं हम इंटरनेशनल रिसोर्स। अब इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल रिसोर्स? इंटरनेशनल रिसोर्स उस रिसोर्स को बोलते हैं देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कुछ रिसोर्स को रेगुलेट करते हैं। मतलब इनका बिना उनके परमिशन से उस रिसोर्स को तुम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो या यूज़ में नहीं ला सकते हो। बोला गया द ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। मतलब ओशियनिक रिसोर्स, ये कोस्टल एरिया है, इधर अगर ओशियन है, ये ओशियन है, ये भी ओशियन है, तो इस ओशियन में जो रिसोर्स हैं वही बोला गया है बियॉन्ड 2000 नॉटिकल माइल्स। 2000 नॉटिकल माइल्स मतलब 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। तो 200 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उस एरिया में मतलब 200 नॉटिकल माइल्स के एरिया में जो रिसोर्स आएगा उसको तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके आगे उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आर दोज एरिया विच बिलोंग टू अ ओशियन अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स से बिलोंग करता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया। तो वही बोला गया है द ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 2000 नॉटिकल माइल्स ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री बिलोंग टू ओपन एरिया एंड नो इंडिविजुअल कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब 2000 नॉटिकल माइल्स के रेंज में जो रिसोर्स आए, ओशियन में जो रिसोर्स मिलेगा वो तो कंट्री एक्वायर कर सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड, उसके आगे जाओगे तो वो ओपन ओशियन हो जाएगा, वो ओपन ओशियन की कैटेगरी में आएगा। और उस ओपन ओशियन के कैटेगरी में अगर तुम्हें वहाँ से रिसोर्स निकालना है तो तुम्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का परमिशन लेना पड़ेगा। उसके परमिशन से ही तुम उस रिसोर्स को निकाल सकते हो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको पता करना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बोला गया है इंडिया हैज़ गॉट राइट टू माइन मैंगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशियन फ्रॉम डैट एरिया वेयर लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब इंडिया को ये राइट है कि वह मैंगनीज एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को वो माइन कर सकता है इंडियन ओशियन के बेड से। इंडियन ओशियन का जो तलवा है मतलब बॉटम है, वहाँ से वह मैंगनीज को माइन कर सकता है। और वो जो मैंगनीज है इंडियन ओशियन में वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया है, उससे बियॉन्ड है, मतलब उसके आगे है। तब पर भी इंडिया इस माइन को क्या करता है, इस रिसोर्स को निकालता है किसी के परमिशन से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन से। इंडियन ओशियन में इंडिया जो है वो मैंगनीज का माइन करता है, मैंगनीज माइन नोड्यूल्स को निकालता है, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया मतलब 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड वो एरिया है। तब पर भी वहाँ पे इंडिया क्या करता है, मैंगनीज का माइन करता है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस फैक्ट को पता करो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीवीआई है। अब यहाँ पे बहुत सारे नाम आ रहा है कि बार बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, आखिर क्या ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होता क्या है? तुम लोग कमेंट सेक्शन में कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम बताना। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वैसे इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं जो कि इंटरनेशनल को संभालता है। एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का मैं नाम बताता हूँ, UNCLOS। UNCLOS इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। मतलब एक पूरे नेशन का यूनाइटेड वो कन्वेंशन करेगा लॉज ऑफ द सी, मतलब सी के बारे में ये इसका वर्क करेगा। इसके बारे में और मैं बताता हूँ कि UNCL ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन। UNCL को हम लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन भी बोलते हैं और लॉ ऑफ सी ट्रीटी भी बोलते हैं। इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। UNCL जो है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, मतलब बहुत सारे कंट्री आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट किए हैं कि जो सी का रिसोर्स है वो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन के अलावा ही वो बाद ही वो रिसोर्स का यूज़ होगा। डेट इस्टेब्लिश लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मैराइन एक्टिविटीज़। मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है UNCL, इसके पास लीगल पावर है कि मैराइन वर्क मतलब ओशियन में जितने भी मैराइन एक्वाटिक एनिमल हैं या मैरीन टाइम है, ओशियन से रिलेटेड जो बिजनेस है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के परमिशन के बगैर नहीं होगा। इसका इस्टेब्लिश जो हुआ था जून 2016 के अकॉर्डिंग 167 कंट्रीज़ एंड यूरोपियन कंट्रीज़ आर पार्टी। UNCLOS का 167 कंट्रीज़ इसका भी मेंबर है, और यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट में एक यूनियन है बहुत सारे कंट्री का, वो इसका मेंबर है UNCLOS का। तो इसको याद रखना है।
अब बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट देयर वेयर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्स। फर्स्ट पोटेंशियल, सेकंड डेवलप्ड, थर्ड स्टॉक और फोर्थ रिजर्व। फोर्थ रिसोर्स का नाम है रिजर्व रिसोर्स। तो आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है। पोटेंशियल रिसोर्स वैसे रिसोर्स को बोलते हैं जो रिसोर्स के पास पोटेंशियल है, मतलब उसमें क्षमता है कि वह तुम्हारे फुलफिलमेंट को, तुम्हारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो आगे पढ़ते हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज। बोला गया है कि एक रिसोर्स है जो एक रीजन में पाया जाता है लेकिन अभी उसका यूज़ नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बोला गया है द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया particularly Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy but so far these have not been developed properly। बोला गया है कि ये ऐसे रिसोर्स हैं जो एक रीजन में पाए जाते हैं लेकिन अभी इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया का देखें तो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट्स है राजस्थान, ये इंडिया है, इंडिया का मैप। तो ये वेस्टर्न पार्ट मतलब ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, तो ये गुजरात है, इसके ऊपर यहाँ राजस्थान है। तो राजस्थान में थार डिज़र्ट है, तो वहाँ पे थार डिज़र्ट के कारण सोलर एनर्जी से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है लेकिन अभी भी उसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। वो एक पोटेंशियल रिसोर्स के कैटेगरी में आएगा। और गुजरात भी एक कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पे वाइंड मिल लगाया जा सकता है जहाँ पे हवा से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाए। ये रोटेट करेगा और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो ये पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जांपल है कि राजस्थान में जो थार डिज़र्ट पे अगर हम सोलर प्लेट इस्टेब्लिश कर दें और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो हमारे लिए बेहतर है। गुजरात में हम विंड मिल मतलब विंड एनर्जी प्रोड्यूस करें, तो ये भी ये सब पोटेंशियल रिसोर्स के कैटेगरी में आएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज। आखिरकार डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है? डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization। डेवलप्ड रिसोर्सेज जो है वो एक सर्वे के थ्रू पता किया जाता है। उस सर्वे में पता किया जाता है कि कोई भी रिसोर्स एक गिवन एक रीजन है, तो इस रीजन में सर्वे हुआ कि इस रीजन में कितना रिसोर्स है, इसका क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है। तो उस क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस पे इस रिसोर्स को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है अंदर से, मतलब निकाला जाता है रिसोर्स को। अगर एक रीजन है वहाँ पे क्वांटिटी कम है रिसोर्स का और क्वालिटी ज़्यादा है और उस रिसोर्स को निकालने में टेक्नोलॉजी की हेल्प है। बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी रिसोर्स डेवलप नहीं हो सकता है। हमें रिसोर्स को हमारे रिसोर्स हम उसी चीज़ को बोलेंगे जो कि टेक्निकली एसेसेबल हो, मतलब टेक्निकल का तकनीक वहाँ तक वो पहुँच हो। और एंड लेवल फॉर फैसिलिटीज़, यहाँ पे बोलो द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फैसिलिटी। मतलब डेवलपमेंट जो होता है रिसोर्स का वो किस पर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पे। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में जिसके पास रिसोर्स भरा पड़ा है लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो उस रिसोर्स को पता कर ले। जैसे कि इस अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे बहुत छोटे छोटे ऐसे कंट्री हैं जिसके पास रिसोर्स भरा पड़ा है, पेट्रोलियम है उसके पास, लेकिन वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं होने के कारण उस रिसोर्स को वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है। और रिसोर्स को डेवलप करने के लिए लेवल ऑफ देयर फैसिलिटी भी ज़रूरी है, मतलब इकोनॉमिक रूप से अगर तुम बेटर हो तो तुम उस रिसोर्स का यूटिलाइज कर पाओगे। अब तुम्हारे पास रिसोर्स है, इकोनॉमी है ही नहीं, पैसा नहीं है, तो उसको कैसे तुम एक्सट्रैक्ट करोगे? तो वही बोला गया, वही डेवलप्ड रिसोर्स आएगा। मतलब डेवलप्ड रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो जिसमें एक सर्वे होता है, उस सर्वे में पता किया जाता है कि किसी एक गिवन एरिया में कितना रिसोर्स है, क्या उसका क्वालिटी और क्या क्वांटिटी है। उस क्वालिटी और क्वांटिटी पे बेसिस पे टेक्नोलॉजी के हेल्प से और इकोनॉमिक फैसिलिटी के हेल्प से उस रिसोर्स को निकाला जाता है और वो डेवलप कैटेगरी के रिसोर्स में आता है। अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक जानते हैं हम लोग। स्टॉक इन द इन्वायरमेंट विच हैव अ पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस दिस आर इंक्लूड स्टॉक। स्टॉक वैसे बोलते हैं, स्टॉक का मतलब ऐसा होता है जमा। तो स्टॉक एक ऐसा मटेरियल है जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, उसके पास पोटेंशियल है कि ह्यूमन बींग्स के नीड्स को वो सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस रिसोर्स को वो उसको यूटिलाइज में ला पाए। तो वैसे रिसोर्स को बोलेंगे स्टॉक, मतलब वो जमा का जमा है। सपोज डैट एक स्टोन है, मतलब ये माउंटेन है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट में माउंटेन प्रेजेंट है
और ह्यूमन बींग्स के पास अगर टेक्नोलॉजी हो तो ये माउंटेन को यूज़ में ला सकता है, अपने यूज़ में ला सकता है। कैसे? टेक्नोलॉजी के हेल्प से इस माउंटेन को, जो स्टोन है, इसको स्मॉल पीसेस में तोड़ेगा, किसी इंस्टीट्यूशन के पास भेजेगा, उस इंस्टीट्यूशन से कहीं रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे पत्थर का तो यूज़ होता ही है रोड में, उसको बिछाने में, मजबूत बनाने में। तो ये पहाड़ से हम एक पत्थर बनाएं, तो ये टेक्नोलॉजी के हेल्प से ये पहाड़ से हम पत्थर बनाएं। मेरे पास टेक्नोलॉजी है तब इस पहाड़ से हम पत्थर बना पाएँ। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी नहीं हो तो हम कैसे इस रिसोर्स को अपने यूटिलाइज में ला सकते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को बढ़िया से समझना है। एग्जांपल है कि वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि वाटर क्या है, एक कंपाउंड है जो कि 2 एलिमेंट के मिल के बना है, हाइड्रोजन एंड वाटर, जिसको बोलते हैं H2O। H2O जो है एक कंपाउंड है जो कि 2 एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कैन बी यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये वाटर में जो हाइड्रोजन है इसका यूज़ हो सकता है एक सोर्स ऑफ एनर्जी, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एक एनर्जी से प्रोड्यूस किया जा सकता है। बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ इट फॉर दिस पर्पज, हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्टॉक। क्या होता है कि वाटर 2 एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में उतनी क्षमता है कि वो एक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब वह सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन हमारे पास एडवांस टेक्निकल ना होने के कारण, मतलब हम नो हाउ टू यूज़ नहीं जानते हैं कि हम इसका यूज़ कैसे करें। तो ये इस पर्पज़ के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है हाइड्रोजन से, लेकिन हमारे पास तकनीक ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि उससे एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होता है। तो ये स्टॉक के कैटेगरी में आएगा कि मतलब ये स्टॉक रिसोर्स है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है लेकिन हमारे पास टेक्निकली रूप से हम उतना बेटर नहीं है कि उस रिसोर्स का यूज़ कर पाएँ। रिजर्व रिसोर्स क्या होता है? रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how. Their use has not been started now. Their use now. रिजर्व क्या है? एक सबसेट है स्टॉक का, जो हम स्टॉक पढ़ें उसी का एक पार्ट्स है। स्टॉक जो है रिजर्व स्टॉक का ही एक पार्ट है, मतलब स्टॉक में था कि रिसोर्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है लेकिन हमारे पास टेक्निकली उतना टेक्नोलॉजी नहीं जिसके कारण हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रिजर्व क्या है? एक पार्ट है स्टॉक का ही, विच कैन बी पुट इनटू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल हाउ, मतलब जो अभी टेक्नोलॉजी हमारे पास है इसके हेल्प से हम जो रिजर्व रिसोर्स है इसका यूज़ कर पाते हैं। बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन इसका यूज़ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसको रिजर्व रखा गया है फ्यूचर जनरेशन के लिए कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन आएगा वो इसको यूज़ करेगा। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और इकोनॉमिकल वैल्यू भी है, हमारे पास मनी भी है, हम इस रिसोर्स को यूज़ कर पाएँ। लेकिन हम इसका यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन आएगा इस रिसोर्स को यूज़ करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। बोला है रिजर्व रिसोर्स कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, मतलब इसका यूज़ हो सकता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। एग्जांपल है रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट बी यूटिलाइज ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। बोला गया है कि रिवर में जो वाटर है तो रिवर का वाटर को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं डैम बनाकर, लेकिन अभी इसका यूज़ हम नहीं करते हैं। मतलब कुछ ही रिवर पे डैम बनाया गया है जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, मतलब बहुत कम, रेयर में। इसका यूज़ हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि फ्यूचर का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए, उसके लिए हम रिजर्व रख पाएँ ताकि हमारे आने वाला जनरेशन भी इसका यूज़ कर पाए। Thus, water in dams, forests etc. is a reserve which can be used in future. इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो वाटर है डैम में, फॉरेस्ट है, रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर, मतलब जो वाटर है डैम में, फॉरेस्ट है, इसका हम यूज़ फ्यूचर जनरेशन में करेंगे। लेकिन अभी ये रिसोर्स है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, इसको रिजर्व रखे हुए। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड स्टॉक्स, ये समझ गए होंगे। रिसोर्स और स्टॉक्स में क्या डिफरेंस है? स्टॉक जो है, स्टॉक में क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई रिसोर्स प्रेजेंट है लेकिन हम इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और रिजर्व क्या है कि टेक्नोलॉजी भी है और रिसोर्स भी है, हम इसका यूज़ जानबूझ के नहीं करते हैं ताकि हमारा फ्यूचर जो जनरेशन है वो इस रिसोर्स को यूज़ कर पाए। एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को करना है।
इस एक्टिविटी में बोला गया है कि प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्स डेट यू आर फैमिलियर फ्रॉम योर लोकल एरिया। मतलब तुम अपने लोकल एरिया में बहुत सारे रिजर्व रिसोर्स को देखते होगे और स्टॉक रिसोर्स को देखते होगे। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, HW है, इसको करना है। अब पढ़ते हैं आगे हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। आखिरकार ये क्या होता है भाई, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स? एक हमारा नया टॉपिक है। तो चलो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।